ठीक है, नेक्स्ट हो गया, पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करना अनपेड सेलर। यूनिट 4, द हेडिंग इज अनपेड सेलर। देखना, अब इसमें चैप्टर में दिया हुआ है कि अनपेड सेलर किसको बोलते हैं एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड का मतलब होता है, नाम बताया भी था वैसे, मैं एक दिन पिछले क्लास में बताया था, जो सेलर सामान बेच दिया है लेकिन अब तक उसको पैसे नहीं मिले, उसको बोला जाता है अनपेड सेलर। उसका क्या क्या राइट्स है, डिलीवरी नहीं दिया है, ठीक है, देखेंगे हम लोग डिलीवरी दिया है कि नहीं दिया है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब अनपेड का मतलब पैसा नहीं मिला है, डिलीवरी दिया नहीं दिया वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब उसका क्या अधिकार है अगेंस्ट द गुड्स और क्या अधिकार है अगेंस्ट द बायर। तो दो तरीके में पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर, ठीक है। अब अगर डिलीवरी नहीं दिया है तो अधिकार गुड्स के ऊपर है, राइट अगेंस्ट द गुड्स है हमारे पास। लेकिन अगर हम सामान का डिलीवरी दे चुके हैं तो हमारे पास राइट अगेंस्ट द गुड्स खत्म हो जाता है, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, राइट अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट अधिकार स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हैं और गुड्स का डिलीवरी नहीं दिए हैं तो हम लोग डिलीवरी रोक सकते हैं, सामान रख सकते हैं, हम सामान देने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन वंस हम सामान भी दे चुके हैं बायर को, तो अब हम सामान को वापस नहीं ले सकते, सामान के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार किसके खिलाफ है, बायर के खिलाफ अधिकार। हम उसके खिलाफ केस करेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे, जो भी सब क्लेम करेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट है, डेट इज अगेंस्ट द बायर, ठीक है। देखना, लिखेंगे, हेडिंग है अनपेड सेलर। लिखना अनपेड सेलर unpaid seller means, point number 1, unpaid seller means, point number 1, the whole of the price has not been paid. The whole of the price has not been paid by the buyer. The whole of the price has not been paid by the buyer. Point number B. When a bill of exchange has been received, where a bill of exchange has been received and
it has returned dishonored, and it has returned dishonored. ठीक है, तो सेल अनपेड सेलर दो तरीके से बोल पाएंगे हम लोग। पहला, या तो पूरा पैसा नहीं मिला है, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन रिसीव। जैसे 50,000 का सामान बेचे, अगर हमको 40,000 मिला है, तब भी हम अनपेड सेलर ही हैं अभी भी। ठीक है, तो होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन रिसीव, जब पूरा पैसा नहीं मिला है, या फिर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ था, मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हुआ था और वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला, जैसे एक चेक दिया गया था बायर के द्वारा और वो चेक क्या हो गया है, वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो हम क्या कहलाएंगे, वी विल बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर। समझ में आ रहा है? या तो जब पूरा पैसा नहीं मिला, या फिर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक हमको दिया गया था और वो चीज क्या हो चुका है, वो डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। क्या अधिकार होगा एक अनपेड सेलर का, क्या कर पाएगा वो। ठीक है, हेडिंग करना, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। ठीक है, देखना, एन अनपेड सेलर has the following rights. Point number 1, rights of an unpaid seller against goods. Rights of an unpaid seller against goods. Next, point number B, rights of an unpaid seller against the buyer. Rights of an unpaid seller against the buyer. ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर में यही दो पॉइंट है, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स और राइट अगेंस्ट द बायर। 50-60-70-80% यूनिट में इतना ही लिखा हुआ है दोनों के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा बायर के हिसाब से भी बताया हुआ है, और एक स्पेशल टॉपिक है ऑक्शन सेल बोल के। ऑक्शन सेल मतलब तुम जानते भी होगे, वो जो बिडिंग होता है, वो जो नीलामी होता है, नीलामी, बैंक वैंक का तुम मूवी वूवी में देखे होगे, वो वाला नीलामी के बारे में थोड़ा सा है। ठीक है, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे राइट अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, हेडिंग करना, राइट्स ऑफ एन unpaid seller against goods. राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के खिलाफ उसका क्या क्या अधिकार होगा। पहला पॉइंट नंबर 1,
सेलर्स लियन, एक सेकंड, देखना सेलर्स लियन, या फिर एक और नाम है इसका, लिख लो राइट ऑफ लियन। सेलर्स लियन या राइट ऑफ, सेक्शन नंबर लिख लेना बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन नंबर 47, वैसे तो 47, 48, 49 सारा ही है, एक साथ लिख लो, अलग अलग क्यों लिखेंगे, इसी के अंदर ही है सारा। फोर्टी सेवन, 48 एंड 49 नंबर सेक्शन है। अब सेलर्स लियन क्या होता है, और इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे वो भी बता देता हूँ, अभी लिखो मत उसको। दूसरा अधिकार है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। अब दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एक जैसा ही है, ठीक है। अब सबसे पहले सपोज ये हमारा सेलर है, ठीक है, और ये सामान बायर को बेच चुका मतलब ओनरशिप हैज बिन ट्रांसफर, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। तो अब मालिक कौन है, बायर इज द ओनर, ठीक है। अब हम बायर को बोले ला पैसा दे, तो बायर पैसा नहीं दे रहा है। तो जब बायर पैसा नहीं दे रहा है और गुड्स हमारे पास ही है, गुड्स हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, क्या हम बायर को सामान दे देंगे फिर भी? नहीं, कभी भी नहीं देंगे। भले बायर ओनर क्यों ना हो, भले हम ओनरशिप ट्रांसफर क्यों ना कर चुके हैं, लेकिन हमको पता है कि ये पैसा नहीं दे रहा है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम ये गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। ये सामान हमारा नहीं है अभी, क्योंकि हम इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हैं। मालिक कौन है? बायर मालिक है, लेकिन लॉ अधिकार देता है कि सेलर इस सामान को अपने पास रख सकता है। लियन मतलब किसी और का प्रॉपर्टी, किसी और का सामान अपने पास लॉफुली रखना, उसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। मतलब हमारे पास अधिकार है कि हम किसी और का सामान को अपने पास रख सकते हैं, वो भी लॉफुली। लॉ लॉ अनुमति देता है, लॉ हाँ बोलता है कि हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है राइट ऑफ लियन, ठीक है। जो पहला वाला है सेलर्स लियन या राइट ऑफ लियन, का मतलब इतना ही है कि जब हम ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुआ है, पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो बायर पैसा नहीं दे रहा है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम ये बायर के सामान को अपने पास रख सकते हैं। क्लियर है ये? दिस इज राइट ऑफ लियन, ठीक है। अब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है? स्टॉपेज का मतलब होता है रोकना, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है। ट्रांजिट मतलब इन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे, ठीक है। तो ट्रांजिट मतलब ऑन द वे, ठीक है। अब सपोज हम ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हैं, मालिक बायर है, हम सामान भिजवा रहे हैं, किसके पास भिजवा रहे हैं? बायर के पास, और सामान अभी रास्ते पे है, सामान अभी बायर तक पहुंचा नहीं है। बायर के पास पहुंच गया अगर, राइट अगेंस्ट द गुड्स खत्म हो जाएगा वहीं पर, क्योंकि सामान बायर के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अभी सामान रास्ते में है, सामान पहुंचा नहीं है किसके पास? बायर के पास। हमारे पास बैंक से फोन आता है, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया है। हमको पता चल गया बायर पैसा नहीं दिया, चेक दिया था डिसऑनर हो गया। हम तो सोचे थे चेक क्लियर हो जाएगा, हम सामान भिजवा दिए थे, चेक हो गया है डिसऑनर, बैंक से फोन आ गया। अब हम इस सामान को रास्ते पे रोक सकते हैं, हमारे पास अधिकार है कि हमारा जो कैरियर है, अगर हमारा कंट्रोल में है, हमारा व्यक्ति है वो, तो हम जैसे हमारा ही स्टाफ लेकर जा रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि सामान मत दे उसको,
सामान वापस ले आ तू, वो पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। मतलब रास्ते में जाता हुआ सामान को हम लोग रोक दिए और बायर तक पहुंचने नहीं दी, ठीक है। अब हम देखेंगे कब हम यूज कर पाएंगे, कब यूज नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है हम ना रोक पाए, क्योंकि बायर का स्टाफ आकर लेकर गया है और रास्ते में है। अब हम फोन लगाएंगे भी तो और वो सुनेगा नहीं, वो तो बायर को दे ही देगा सामान, है ना। तो बहुत जगह हम यूज कर पाएंगे, बहुत जगह यूज नहीं भी कर पाएंगे। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दो इंपॉर्टेंट राइट्स है, पहला है सेलर्स लियन या राइट ऑफ लियन, और दूसरा होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्लियर है? दोनों कब हो पा रहा है? जब गुड्स हमारे कंट्रोल में है। अगर गुड्स कंट्रोल में नहीं है तो राइट अगेंस्ट द गुड्स भूल जाओ, फिर चालू होगा राइट अगेंस्ट द बायर, ठीक है। लिखना राइट ऑफ लियन, an unpaid seller an unpaid seller has a right of lien on the goods for the price. While it is in possession, ठीक है। जब वो हमारे पोजेशन में है तभी, ठीक है। Until कब तक है? जब तक पैसे नहीं मिल जाते। It is also known as right to retain possession of। इसको क्या बोलते हैं? एक और राइट बोलते हैं राइट टू रिटेन, ठीक है। और दूसरा वाला में थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। उसको बोलते हैं राइट टू रीगेन। नाम से पता चलेगा, रिटेन का मतलब होता है अपने पास रखना, जो हमारे पास है उसको अपने पास ही रखना, उसको बोलते हैं रिटेन। और रीगेन का मतलब है वापस से लाना, पोजीशन चला गया था, रास्ते तक पहुंच गया था, वापस पाए, तो उसको बोलते हैं रीगेन, ठीक है। तो वहां पे लिखने वाले हम लोग रीगेन पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, द राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड। The right of lien can be exercised पॉइंट नंबर 1। कब कब हम यूज कर पाएंगे? पॉइंट नंबर 1, whether goods have been sold for cash, ठीक है। जब सामान हम कैश में बेचे हुए, क्रेडिट का कोई बात ही नहीं है, तो सामान दो, पैसा
हाँ तो पैसा मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला ना पैसा। कैश सेल्स है, सामान बेचे पैसा दिए, ठीक है, तो पैसा मिला। हम लोग बिल बना दिए, सामान बेच दिए, मोबाइल दुकान में गए, तुम बोले एप्पल का फोन पसंद आ रहा है 1 लाख रुपए का। बोला ठीक है, अब निकाल दिया वो, बोला बिल बना दूं, बोला ठीक है बिल बना दो। बोला रोहित लाट एप्पल, एक किडनी, ठीक है, तो तुमको बोला लाओ किडनी लाओ, तुम बोले किडनी तो नहीं दे सकते, बोला भागो फोन नहीं है। ये क्या हुआ, बिल बन गया था, अभी पोजीशन जाने ही वाला था, लेकिन नहीं गया पोजीशन, क्योंकि जो बोल रहा था वो तुम दिए नहीं उसको। वैसे ही कैश सेल्स, बिल बन गया, बोला ला पैसे दो, बोला पैसे तो नहीं है, बोला भाग यहाँ से। समझ में आया, दिस इज रिटेन पोजीशन। और दूसरा, क्रेडिट में अगर है तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है और फिर भी पैसा नहीं दे रहा, अगर क्रेडिट में है तो। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर बी। अभी क्या वो लोग एक तो 11th वाले बता रहे थे मुझे, कौन सा एक फोन आ रहा है, वो फ्लिप करके वो एक बन जाता है दोनों, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं वो नहीं, मतलब दो मर्ज हो के एक बड़ा टैब जैसा बन जाएगा। सैमसंग फ्लिप कितना, 1,30,40,000 रुपए का कुछ आ रहा है, मतलब ये एप्पल तो एप्पल को पार कर गया मतलब। 270 तक का ही फोन लॉन्च कर दिया। तो बरगढ़ में तो कहीं कम रईस रईस लोग है बोल रहे हो क्या, है ही बरगढ़ में, है ना। चलो लिखना नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकेंड, where the goods have been sold on credit, where the goods have been sold on credit and term of credit has expired। अगर उधार में दिए थे तो उधारी का टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी ये पैसा नहीं दे रहा। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर है तभी राइट ऑफ लियन है, अगर पोजीशन जा चुका है तो राइट ऑफ लियन खत्म है वहीं पर। तो जैसे उधार में सामान बेचा, ठीक है, अगर डिलीवरी दे, डिपेंड्स, अगर डिलीवरी दे चुका है, जो कि 80-90% में ऑब्वियसली डिलीवरी दे देते हैं, तो राइट ऑफ लियन खत्म हो गया। लेकिन अगर डिलीवरी भी नहीं दिया है, ठीक है, खाली उधार में बेच दी है, हम उसको बोले जिस दिन तू पैसा देगा उस दिन सामान ले जाना। पोजीशन अगर दे चुके हैं तो एक दो राइट्स और भी है, केस का तो गुड्स के अगेंस्ट तो राइट्स नहीं है, केस तो कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं, कोई डैमेजेस हुआ मांग, ऐसे दो चार चीज और भी है, ठीक है। देखना पॉइंट नंबर थर्ड, वेयर द बायर becomes इंसॉल्वेंट। तुमको पता चला बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो अब तो पैसे नहीं दे पाएगा वो। अगर गुड्स हमारे पास है तो हम उसको रिटेन करेंगे, हम उसको गुड्स नहीं देंगे, क्योंकि दे देंगे तो फिर वो पैसा तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आदमी कौन है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर हेडिंग करना टर्मिनेशन ऑफ लियन, कब लियन खत्म हो जाएगा, मतलब हम लियन यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हेडिंग टर्मिनेशन ऑफ सब कुछ सेलर्स लियन के अंदर ही है, उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ लियन मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पर हम लोग, हमारा लियन का जो अधिकार है
वो खत्म हो जाता है, हम लियन यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे ऑब्वियस सा बात है, जब हम सामान दे दिए, पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, तो लियन तो और यूज होना नहीं है अब। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 1, वेयर द बायर और हिज एजेंट, बायर या बायर के बदले उसका कोई व्यक्ति, बायर और हिज एजेंट लॉफुल्ली, छीना झपटी से नहीं, लॉफुल्ली है ना, मांग कर, प्रॉपरली, लॉफुल्ली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द, ठीक है, द वर्ड लॉफुली इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कैसे भी पोजीशन मिल गया तुमको तो सामान तुम्हारा हो जाएगा। तुम ऐसे तो दुकान वाला जो एग्जांपल मैं दे रहा था, तुम उठा लोगे फोन, रख लिए पॉकेट में, बोले पोजीशन गया तेरा, अब तू आ केस कर, मैं फोन लेके चला, पैसा नहीं दूंगा, निकल पाओगे दुकान से? नहीं। क्यों? क्योंकि पोजीशन कैसा होना चाहिए, लॉफुली, मतलब सेलर के विश में, सेलर के मर्जी से पोजीशन तुमको ट्रांसफर किया गया। अगर तुम जबरदस्ती से, धोखे से पोजीशन ले लेते हो तो उसको लियन खत्म होना नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, when the seller delivers the goods, when the seller delivers the goods to a carrier for the purpose of transmission to the buyer, for the purpose of transmission to the buyer। ठीक है, तो जब किसी कैरियर को, किसी ट्रांसपोर्टर को सामान हम लोग दे चुके हैं, सामान हमारे से तो चला गया है, तो हमारे से क्या खत्म हो जाता है, राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। लेकिन क्या स्टार्ट हो जाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट हो जाता है वहां पर। अब हम सामान को रास्ते में भी रोक सकते हैं, ठीक है, गुड्स जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन लियन तो खत्म हो गया, लियन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला अधिकार चालू हो जाएगा यहां से, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, where the seller has waived right of lien through a contract, where the seller has waived, waived मतलब माफ करना, जाने देना, है ना, waived right of lien through a contract। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि राइट ऑफ लियन यूज नहीं किया जाएगा और सेलर उस पर एग्री किया था, नाउ सेलर कैन नॉट यूज द राइट ऑफ लियन। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे तो सिंपल सा बात है कि एग्री नहीं करेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ और वो एग्री किया है तो वो मना नहीं, ऐसे कुछ नहीं, 0% चांस है। अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सामान ऐसा है कि सामान का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो अब सामान तुम्हारा है। अब पैसा नहीं देगा तो सेलर को उतना भरोसा है कि वो केस करके आराम से पैसा रिकवर कर लेगा, तो वो एग्री कर सकता है। और डिपेंड्स ना, सेलर की मर्जी पे डिपेंड है। अगर वो एग्री कर रहा है कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा तो ऑब्वियस सा बात है फिर वो यूज नहीं कर सकता। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब सेलर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो पैसा रिकवर कर लेगा, जब गवर्नमेंट एजेंसीज है, सपोज कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो वो लोग एग्री कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आराम से पैसा रिकवर कर लेगा, उसको भरोसा है कि वो रिकवर। हाँ, अरे या तो ऐसा भी सामान हो जहाँ पे रेयर टाइप का सामान है, हम उसको रख भी लेंगे तो हमारे कोई काम का नहीं है। मैं 5 किलो छेनापोड़ बनाया हूँ,
बड़ा सारा केक बनाया हूँ, अब वो मैं उसको रख लूंगा तो मेरे कोई काम का नहीं है, मैं उसको बेच तो नहीं पाऊंगा आज, तो मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करना चाहता ही नहीं, मैं बोला तेरे को लेना ही पड़ेगा, मैं इसको रखना ही नहीं चाहता। अब जब तू अगर नहीं देगा पैसा तो मैं तेरे खिलाफ केस करूंगा, लेकिन मैं ये रखना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे कोई काम का और नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, वो तो बहुत वैलिड है कि हमारे काम का नहीं होगा वो सामान, तो हम लोग राइट ऑफ लियन यूज नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, ये था पहला दिखना, ये वाला पहला था, राइट अगेंस्ट द गुड्स चल रहा है, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, हेडिंग करना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो जहां राइट ऑफ लियन खत्म होता है वहां से चालू होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब सामान हमारे हाथ से जा चुका है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम हो सके तो रास्ते में उसको रोक सकते हैं। अगर रोक पाए तो, हर केसेस में नहीं रोक पाएंगे, कुछ केसेस में रोक पाएंगे। फिफ्टी, 51, 52। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी यूज करने के लिए, और हर समय हम लोग यूज नहीं कर सकते, बहुत बार यूज कर पाएंगे और बहुत बार यूज नहीं भी कर पाएंगे। भले सामान रास्ते में है लेकिन फिर भी हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास सामान है अभी रास्ते में, वो बायर का एजेंट है। तो जब बायर का एजेंट है वो, तो अब हम रोकना भी चाहेंगे तो हम सामान रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, पोस्ट में भी होगा तो हम लोग नहीं रोक पाएंगे। जब इंडिपेंडेंट कैरियर है, ना सेलर का है ना बायर का है, तो हम उसको फिर नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, जब लेकिन कैरियर सेलर का है तब हम लोग रोक सकते हैं। जब हमारा ही डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने जा रहा है तो हम उसको फोन करके मना कर सकते हैं कि डिलीवरी मत दे बोल के। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में हम यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट कैरियर के केसेस में, या फिर बायर का एजेंट है तो भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखना लिखेंगे द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, the right of stoppage in transit means the right of stopping the goods, the right of stopping the goods while they are in transit, while they are in transit. It is also known as, बताया था क्या होगा नाम इसका, रीगेन पोजीशन। It is also known as right to regain possession. Full stop. It can be exercised only when, it can be exercised only when, कब कब हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, seller must be unpaid
सबसे कॉमन कंडीशन है ये तो, अनपेड होना चाहिए रोकने के लिए, सेलर मस्ट बी अनपेड। पॉइंट नंबर बी। सेकेंड एसेंशियल कंडीशन है सामान रास्ते में होना चाहिए, द गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट। The goods must be in transit. Third one, buyer has became insolvent. अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, पता चल गया हमको, तो हम गुड्स रोक सकते हैं। ठीक है, तो सेलर अनपेड है, गुड्स रास्ते में है और बायर पैसे नहीं दे रहा है। अब पैसा नहीं देने का सेवरल रीजंस हो सकता है, या तो वैसे ही नहीं दे रहा है या फिर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास राइट्स है कि हम सामान को रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, मतलब हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे थे ऊपर टर्मिनेशन ऑफ लियन, वैसे यहाँ पे आएगा टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लिखना हेडिंग टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बताओ, एक दो पॉइंट बताओ, कब खत्म हो जाएगा ट्रांजिट? करेक्ट, जो एजेंट जिसके पास सामान है, जो कैरियर है बायर का है, थर्ड इंडिपेंडेंट वाला कैरियर है, और डिलीवरी हो चुका है, बायर के पास सामान पहुंच चुका है, तो भी हम नहीं रोक पाएंगे। और नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, डिलीवर हो चुका तो ट्रांजिट में नहीं है। ट्रांजिट कब यूज नहीं हो सकता वो है ना, ट्रांजिट कब यूज हो सकता है अगर पॉइंट है तो वो ट्रांजिट में होना चाहिए, लेकिन कब यूज नहीं हो सकता उसमें हो सकता है कि बायर को डिलीवरी हो चुका है। ठीक है, चलो एक दो तो ये है, बाकी एक दो और लिखेंगे। लिखना पहला, व्हेन द बायर और his agent, when the buyer or his agent obtains lawful delivery। ठीक है, लॉफुली सामान वो डिलीवर कर चुके हैं, मतलब डिलीवरी ले चुके हैं वो लोग। ठीक है, सेकंड, where the carrier is the agent of the buyer, where the carrier is the agent of the buyer। हाँ, एक ही में आ गया, इंडिपेंडेंट वाला भी आएगा इससे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, where the goods are delivered to a carrier without reserving right of disposal, without reserving right of disposal। इसका मतलब क्या है देखना, जब हम इंडिपेंडेंट कैरियर को दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट कैरियर में नहीं रोक सकते।
हम इंडिपेंडेंट कैरियर्स में भी रोक सकते हैं। जैसे अमेजोन का डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आता है, पैसा नहीं दोगे तो सामान वापस ले जाता है, ठीक है। वहां पे क्या है, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड है, मतलब पैसा नहीं देगा तो सामान मत देना, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कैरियर इंडिपेंडेंट ही है और कोई थर्ड पार्टी कोरियर है, अमेजोन का कोरियर नहीं है, थर्ड पार्टी कोरियर है, लेकिन फ्लिपकार्ट का थर्ड पार्टी कोरियर है, लेकिन पैसा नहीं दोगे तो सामान वो बिल्कुल नहीं देगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर है कि विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब जब हम लोग रिजर्व नहीं किए, हम बोले दे देना, हम मना नहीं किए, देखिए पैसा नहीं देगा तो मत देना, अगर हम लेकिन हम बोले थे पैसा नहीं देगा तो मत देना, तो अब वो पैसा नहीं देगा तो सामान नहीं मिलेगा उसको, सामान वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट कैरियर है इसका मतलब हमेशा डिलीवरी हो ही जाएगा, डिलीवरी रुक भी सकता है, अगर सेलर का इंस्ट्रक्शंस है कि पैसा देने से ही देना तो डिलीवरी रुक जाएगा फिर, ठीक है। इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अब उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ऐसे ही बनाया हुआ पॉइंट्स है। वेयर द बायर obtains delivery of goods before destination, रास्ते में ही आकर सामान ले गया, रास्ते में था सामान लेकिन बायर आके रास्ते से ही लेकर जा चुका है, ठीक है, तब भी हमारा राइट ऑफ शॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, where the goods are delivered to a carrier hired by buyer, जब कैरियर बायर का है, बायर आदमी भेजा है, बायर ट्रांसपोर्ट वाला भेजा है, तो हम उसको दे दिए तो भी हमारा राइट ऑफ लियन खत्म, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है उस कैरियर के ऊपर, बायर का अधिकार है उसके ऊपर, ठीक है। क्लियर है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करके खाली छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। हेडिंग करना डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ध्यान रहेगा नेक्स्ट क्लास में यहां से पढ़ना। 2 क्लास लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले और क्लास नहीं है अभी, 7 बजे शेड्यूल में था क्लास, बता दिए होंगे सर, नहीं है आ जाओ, ठीक है, इतना ही है क्लास, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।